हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये छत पे खड़ा हो तो छत पे बिजली कड़कने का आवाज़ तो आ रहा है मुझे। छोड़ो, कोई बात नहीं। तो रीनल फिजियोलॉजी में पहले इसको क्या करता हूँ, एरोप्लेन मोड पे डाल देता हूँ। इससे क्या होगा, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। थोड़ा रिस्की है लेकिन ठीक है। रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन, ओके। तो इस बार ये फिफ्थ का ये रीनल फिजियोलॉजी एंड स्किन हम देखेंगे। ये फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। तो उसमें किडनी, नेफ्रॉन, जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus, renal circulation, urine formation, concentration of urine, acidification of the urine, and role of kidney in acid base balance, renal function test, renal failure, micturition, daily dialysis and artificial kidney, diuretics, structure of the skin, function of the skin, gland of the skin, एंड ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हम कवर करने वाले। काफ़ी थोड़ा बड़ा अगर होता है वीडियो तो भी थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि उतने हम थोड़ा डिटेल में ले रहे तो इसलिए। तो चैप्टर किडनी, पहले किडनी ये टॉपिक ले लेते। तो किडनी में क्या है, इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ द किडनी, रोल इन द होम्योस्टासिस। ओके, पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे किडनी का, फंक्शन देखेंगे किडनी का, देन रोल इन अ होम्योस्टेसिस। हम एक एक चीज़, एक एक शब्द का अर्थ में आप लोगों को सर्च करके बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर मुझे भी नहीं पता होगा था तो वो भी मैं सर्च करके आपके सामने वो उसका मीनिंग क्या है, प्रॉपर मीनिंग के साथ आराम से पढ़ेंगे। ये कोई ऐसा जल्दी जल्दी करने की चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आराम से समझ के लेंगे, भले ही अगर हमें वो रट्टा नहीं हो रहा है या फिर याद नहीं हो रहा है तो, लेकिन समझ में आ रहा है कि अगर प्रैक्टिकली अगर हम कभी भी जीवन में आगे कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ रही है किडनी के रिलेटेड, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो इसलिए पूरा समझ के लेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप समझ रहे हो ना मुझे क्या बोलना था। तो फंक्शन ऑफ द किडनी, तो फंक्शन ऑफ द किडनी में रोल ऑफ द होम्योस्टेसिस, हीमोपोएटिक फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ओके, इतना तो हम फंक्शन ऑफ द किडनी में देखेंगे। 5 फंक्शन है। रोल ऑफ होम्योस्टेसिस में है हीमोपोएटिक फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। अब ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है वो भी रेगुलेट करने का काम किडनी कर रही है। अब ये कैलकुलेट करने का मतलब वो कैल्शियम लेवल जो है वो रेगुलेट करने का काम एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने का काम किडनी कर रही है। एंडोक्राइन फंक्शन भी कर रही है, हीमोपोएटिक फंक्शन एंड रोल ऑफ द होम्योस्टैसिस। ओके, होम्योस्टैसिस तो थोड़े सिमिलर जैसे वर्ड लगते हैं, होम्योस्टैसिस, हीमोपोएटिक फंक्शन, ऐसे। लेकिन छोड़ो, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब फंक्शनल एनाटॉमी, अब पहले क्या देखा हमने, फंक्शन ऑफ किडनी, अब उसकी एनाटॉमी, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी देखेंगे। डिफरेंट लेयर ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर कौन से कितने कितने लेयर है वो देखेंगे, और उसका वर्क, उसका फंक्शन क्या है वो देखेंगे। देन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर क्यों है या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो देख लेते हैं। हम पूरा आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो आराम से जितना होता है उतना करेंगे। एक्सक्रीशन, इंट्रोडक्शन क्या है, एक्सक्रीशन इन द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस जो अपने अंदर के बॉडी में है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम द बॉडी से निकालने के लिए, इसका मतलब किडनी का काम ये है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यूज़, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस इन द टिश्यू। वो तो बनता ही है हमारे हर एक टिश्यू का मेटाबॉलिज्म होने की वजह से
उसका वेस्ट, अब सारे के सारे सेल्स का अगर इकट्ठा करें वेस्ट तो कितना सारा वेस्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट भी प्रोड्यूस इन द टिश्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस जो मतलब हर रोज़ का डेली रूटीन, डेली काम है जो सेल्स का, टिश्यू का, ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का, वो करते करते वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं, तो वो सारा का सारा ब्लड में मिक्स हो जाता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद वो ब्लड फिल्टर करने का काम किडनी करती है, सिंपल। इन एडिशन residue of undigested food, heavy metals, drugs, toxic substances and पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब टॉक्सिक सब्सटेंस हमें पता है, ड्रग्स पता है, हेवी मेटल्स, अनडाइजेस्टेड फूड भी पता है। अब हेवी मेटल जो होते हैं वो भी ठीक है, नहीं पता है तो छोड़ो। पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर गए हैं, बैक्टीरियाज, जो अलग अलग बैक्टीरियाज है, कितने सारे हम मतलब अलग अलग जो पैथोजेनिक है वो ऑर्गेनिज्म हम हमारे हर रोज़ के डेली रूटीन से हम खाते हैं, लाइक अ बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी। तो वो सब वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर वो हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, तो उसे निकालना ज़रूरी है। ऑल दिस सब्सटेंसेस मस्ट बी रिमूव टू कीप द बॉडी इन अ हेल्दी कंडीशन। हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन में रखने के लिए वो ऑल द मस्ट उस सब्सटेंस को निकालना ज़रूरी है। वेरियस सिस्टम्स organs in the body are involved in performing the excretory function, which is digestive system. Excretory food reside in the form of feces. Some of bacteria and toxic substances also are excreted through the feces. अब क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी फंक्शन हो गया। अब इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द, ये क्या है, इधर से समझ में थोड़ा स्पीड से गया। ऑल दीज सब्सटेंसेस मस्ट बी रिमूव टू कीप द बॉडी इन हेल्दी कंडीशन। वेरियस systems organs in the body are involved in performing the excretory function. अब अलग अलग सिस्टम्स या फिर ऑर्गन्स जो कि बॉडी के अंदर है वो इन्वॉल्व है परफॉर्मिंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लंग्स, स्किन, लिवर। ओके, एग्जाम्पल तो सिस्टम्स है डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीट द फूड residue in the form of feces. Some bacteria and toxic substances also are excreted through the feces. Okay, feces से toxic substance निकालती है, तो excrete the food reduced in the form the feces. Some bacteria and toxic substances also are excreted through the feces. Lungs अब excrete कर रहे हैं ना feces से, या फिर हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसके अंदर भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो भी बॉडी के अंदर है वो उधर से उधर ही वो निकाल के हम रख सकते हैं जितना हो सकता है उतना। सम बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द फीसेस। लंग्स रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। अब लंग्स जो है रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। लंग्स भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, मतलब लंग्स भी वेस्ट प्रोडक्ट को लंग्स वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लंग्स रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड वाटर वेपर को, जो कि वेस्ट है वो वाले, ठीक है। स्किन कैसे एक्सक्रीट द वाटर, साल्ट एंड सम वेस्ट। इट आल्सो रिमूव द हीट फ्रॉम द बॉडी। वो तो समझ में आता है कि हीट भी निकलती है। ठंड में हमें गर्मी होती है, मतलब ठंड में हमारा शरीर गर्म होता है, गर्मी में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, स्वेटनिंग होती है, तो वो भी उसके साथ स्वेटनिंग के साथ साल्ट भी निकल जाता है, तो वाइट सा हमारे शरीर के ऊपर ऐसे चट्टे पड़ जाते हैं, या फिर ऐसा कुछ वाइट कलर का ऐसा साल्ट जैसा कुछ तो स्किन के ऊपर आता है जब हमें पसीना आता है तब। लिवर एक्सक्रीट मेनी सब्सटेंसेस लाइक bile pigment, heavy metal, drugs, toxin, bacteria etc through the bile. लिवर एक्सक्रीट मेनी सब्सटेंसेस। लिवर क्या एक्सक्रीट कर रहा है, बाइल पिगमेंट एक्सक्रीट कर रहा है, हेवी मेटल्स एक्सक्रीट कर रहा है, ड्रग्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया etc थ्रू बाइल। अब बाइल से वो एक्सक्रीट कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि बाइल तो क्या हो रहा है, अब बाइल से एक्सक्रीट कर रहा है वो। क्यों
एक्सक्रीट मेनी सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट थ्रू बाइल्स ना, बाइल जूस जो है उसके अंदर वो एक्सक्रीट करेगा बाइल पिगमेंट, हेवी मेटल, ड्रग्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया थ्रू बाइल। क्योंकि अगर वो बाइल जूस जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, मतलब इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो उससे वो एक्सक्रीट हो जाएगा बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, बाद में वो रेक्टस और बाद में टॉयलेट। although various organs are involved in a removal of waste from the body, although का मीनिंग होता है बट, आगे जो कॉमा होता है ना वहाँ बट लगाने का। तो वेरियस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन अ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वेरियस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करने के लिए वेरियस ऑर्गन्स है, बट देयर एक्सक्रीटरी कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। उसकी एक्सक्रीटरी कैपेसिटी जो है उनकी तो वो लिमिटेड है, वो ऐसे लार्ज नहीं है, बहुत सारी ऐसे एक्सक्रीट नहीं कर सकते, वो अपने अपने हद में वो एक्सक्रीट कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो। बट रीनल सिस्टम और urinary systems has maximum excretory capacity and so it plays a major role in the homeostasis। ठीक है, तो होम्योस्टैसिस में उनका बहुत बड़ा काम है, मेजर रोल है, क्योंकि वो एक्सक्रीटरी कैपेसिटी मैक्सिमम है उनकी। ठीक है, इसलिए रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम वो मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी है, इसलिए वो होम्योस्टैसिस में काम, मतलब उनका मेजर रोल है। ठीक है, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए आराम से। अब देखेंगे रीनल सिस्टम इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या सिस्टम्स में क्या क्या इंक्लूड है। पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनी होती है सबको पता है। यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। किडनी प्रोड्यूस द यूरिन। अब जो किडनी है वो क्या करेगी, यूरिन प्रोड्यूस करेगी, वेस्ट, मतलब अभी फंक्शन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, यूरिन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, सुसु। तो यूरेटर्स ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेटर्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे यूरिन को, सुसु को यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन अंटिल इट वाइडेड एम्प्टेड, मतलब खाली जब तक नहीं होता है तब तक यूरिनरी ब्लैडर एक थैली समझ लो, एक ऑर्गेनिक थैली जो अपने अंदर है उसमें वो स्टोर होगा। तो जब तक वो हम निकाल नहीं देते तब तक वो स्टोर होगा। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू द यूरेथ्रा। यूरिन इज वॉइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। तो समझ रहे हो, पहले किडनी, बाद में यूरेटर। अब यूरेटर क्या करेगा, ब्लैडर में डालेगा, ब्लैडर क्या करेगा, ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से बाहर जाएगा। तो एक रफ आइडिया तो हो गई हमें कि कहाँ कैसे वो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ किडनी परफॉर्म्स सेवरल वाइटल फंक्शन beside formation of urine by excreting urine. Kidney play the principal role in homeostasis. Function of kidney performs several vital function. अब several vital function करेगी beside formation of urine, उसके साथ साथ by excreting urine kidney plays the principal role in a homeostasis. अब the function of the kidney are role in a homeostasis primary। अब ये क्या है, thus the function of kidneys plays an important role in a homeostasis। समझें रोल ऑफ द होम्योस्टेसिस। अब रोल ऑफ द होम्योस्टेसिस में क्या है,
का फंक्शन जो है, फंक्शन हम देख रहे हैं, उसमें फंक्शन में भी हम ये रोल देख रहे हैं। तो उसमें प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस है, तो इट इज़ accomplished by the formation of urine. During the formation of urine, kidney regulate various activities in the body. During the formation of urine, kidney regulate various activities in the body. हमारे बॉडी के अंदर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ भी यूरिन बनाते बनाते वो काम करती है, दूसरे भी। ऐसा नहीं है कि बस यूरिन ही बनाना उनका ना काम है किडनीज का। विच आर कंसर्न विद होम्योस्टेसिस सच एज विच कंसर्न विद होम्योस्टेसिस, जो कि होम्योस्टेसिस के रिलेटेड होगे। जैसे फर्स्ट क्या काम है, रोल ऑफ होम्योस्टेसिस तो है उसमें एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट तो है। उसके बाद एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें मैं ये ट्राई करके देखता हूँ एक बार। हाँ ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में किडनी इज एक्सक्रीट द अनवांटेड प्रोडक्ट, किडनी एक्सक्रीट अनवांटेड प्रोडक्ट, ठीक है। किडनी excrete the unwanted waste product which are formed during the metabolic activity। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब होती है बॉडी में, तो वो अनवांटेड प्रोडक्ट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स जो कि अंदर है, वो किडनी क्या करती है, ब्लड के अंदर जो है वो किडनी निकालती है, एक्सक्रीट करती है, ओके। तो ये वर्ड है ना, एक्सक्रीट करना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये तो हो गया। अब हम देखने वाले यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में अभी हम देखते हैं, ये रही किडनी, रीनल वेन जो होती है वो भी है यहाँ, रीनल आर्टरी भी है, फिर वेना केवा भी है, अरोटा भी है, अरोटा पीछे है, वेना केवा आगे है, यूरेटर। अभी ये यूरेटर देखो, ये किडनी है, अभी हमने देखा ना कि किडनी के बाद यूरेटर। अब ये क्या होगा, ब्लैडर होगा, और ये नीचे वाला क्या होगा, ये यूरेथ्रा होगा। ये ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा, सॉरी ये यूरेथ्रा है, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर होगा, ये वाला यूरेटर होगा, एक मिनट, ये वाला यूरेटर होगा, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर, यूरेथ्रा, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये जो है, जो वेन है, जो वेन है वो सामने है, मतलब एंटीरियरली वेन है, उसके पीछे आर्टरी है, समझ रहे हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट होती है, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करना। फिर ये किडनी है, किडनी तो पता है, रीनल वेन पहले दिए है, फिर बाद में रीनल आर्टरी पीछे है, इन्फीरियर वेना केवा, जो कि ऊपर से ये इन्फीरियर वेना केवा आ रही है, जो कि यहाँ एक ब्रांच दे रही है रीनल वेन की दोनों तरफ। देन रीनल वेना केवा अरोटा भी एक ब्रांच दे रही इधर और इधर, उसे रीनल आर्टरी कहेंगे। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर है सामने, तो वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, एंड अरोटा। वेना केवा तो है बट इन्फीरियर वेना केवा है। अब यूरेटर भी पता है, ब्लैडर भी पता है, यूरेथ्रा, यूरिनरी सिस्टम हमने देख ली कि ये छोटी सी डायग्राम हमने देख ली, ठीक है। तो यही दिया है यहाँ भी, यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब यूरिया जो है बहुत ख़तरनाक होता है,
ये समझ में आना चाहिए हमको, यूरिया बहुत खतरनाक होता है। वन मिनट, जस्ट मिनट। हाँ ठीक है। अब यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका एंड प्रोडक्ट जो है यो यूरिया है, ठीक है, सिंपल भाषा में। देन यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड, अब वो एंड प्रोडक्ट है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का। यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यूरिया का एंड प्रोडक्ट है यूरिया, ये एंड प्रोडक्ट है अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का। देन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल, अब मसल का क्या है, वन मिनट। ठीक है, यूरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड, यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रिएटिन, क्रिएटिन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन मसल। अब एंड प्रोडक्ट जो होता है मेटाबॉलिज्म इन मसल में क्रिएटिन होता है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन भी है, बिलीरुबिन, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, बिलीरुबिन, एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन, बिलीरुबिन एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन। अब हेमोग्लोबिन का डिग्रेडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बिलीरुबिन उसका एंड प्रोडक्ट है। देन प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म अदर सब्सटेंसेस, किडनी also excrete harmful foreign chemical substances such as toxin। अब जो किडनी है वो एक्सक्रीट करता है, क्या करता है, एक्सक्रीट सच टॉक्सिन, ड्रग्स, हेवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स etc। ओके, तो ये चीज़ें हमें बस याद रखनी है, सिंपल सिंपल। यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म कौन सा, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म। देन क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म इन मसल, बिलीरुबिन हेमोग्लोबिन डिग्रेडेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर सब्सटेंसेस, किडनी बाद में छोड़ दो, ये कुछ जनरल सेंटेंस दिया है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस में किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी, वाटर बैलेंस भी मेंटेन कर रही है, होम्योस्टैसिस में भी पार्ट ले रही है। मतलब प्राइमरी फंक्शन ही मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टैसिस का मतलब होम्योस्टैसिस है, प्राइमरी उसका वर्क ही, रोल ही होम्योस्टैसिस है इन द बॉडी बाय द। अब किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस भी मेंटेन करना है इन अवर बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर विच इट डिजर्व एंड excreting water when it is excess in the body. This is an important process for homeostasis, refer chapter 4 for detail। कोई बात नहीं, यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय conserving water when it is decreases and excreting water when it is excess in the body। This is an important process of homeostasis। अब इम्पोर्टेंट प्रोसेस है होम्योस्टैसिस की, कौन सी वाली, वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज़ डिक्रीज एंड एक्सक्रीट वाटर व्हेन इट इज़ एक्सेस इन द बॉडी। अगर ज़्यादा पानी हो रहा है बॉडी में तो वो कम करती है, किडनी एक्सक्रीट कर रही है वाटर को, और कम पानी बच रहा है तो उसे कंजर्व करती है,
पानी को वेस्ट नहीं जाने देती, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। अब मेंटेन, पहले तो कौन सा, मेंटेन द वाटर बैलेंस, देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, especially sodium, is in relation to water balance. Kidney retain sodium if the osmolarity of body water decreases and eliminate sodium when osmolarity increases. Maintenance of electrolyte balance. अब किडनी, ये सेकेंड फंक्शन है इसका। पहला फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में क्या है, स्पेशली सोडियम इज़ इन रिलेशन टू द वाटर बैलेंस, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का वो सोडियम जो है वो रिलेशन इन वाटर बैलेंस रिलेशन में है वो वाटर बैलेंस के। तो किडनी रिटेन सोडियम if the osmolarity of body water decreases. Kidney retain the sodium if the osmolarity of body water, जो सोडियम है, किडनी रिटेन सोडियम इफ osmolarity of body water decreases. अगर बॉडी वाटर की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है तो किडनी सोडियम को रिटेन करती है। एंड एलिमिनेट द सोडियम व्हेन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। अब ये ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, पहले हम सर्च करके देखेंगे। ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर, ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर। ऑस्मोलैरिटी ऑफ वाटर अगर सर्च करते, एक मिनट, ये 5G क्यों चल रहा है, 5G क्यों नहीं चल रहा है इधर। ये एक दिक्कत है मोबाइल की, जब बैटरी सेवर लगाओ तो 5G चलता नहीं है, ज़्यादा लगता है ना। तो ऑस्मोलैरिटी का इमेज हम देख लेते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, यहाँ काफ़ी अच्छा दिया है ऑस्मोलैरिटी, ऐसा लग रहा है। द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज ऑस्मोलैरिटी। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन का, अब वाटर जो है, वाटर में सोडियम का कुछ तो ऑस्मोलैरिटी हो रहा है, ऐसा कुछ बता रहे थे हमको। तो द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ नोन एज ऑस्मोलैरिटी। इट डिटरमाइन द वाटर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। वो डिटरमाइन करता है वाटर कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, दूसरे कंसंट्रेशन कितने होने चाहिए। हायर ऑस्मोलैरिटी, लोअर वाटर कंसंट्रेशन। अगर ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है तो समझ लेना कि उसमें वाटर कंटेंट कम है, और ऑस्मोलैरिटी कम है तो उसमें समझ लेना कि ऑस्मोलैरिटी कम है तो समझ लेना कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है, वाटर कम है, ठीक है। ऑस्मोटिक pressure is the pressure that must be applied to the solution to prevent net flow of water. Osmotic pressure is the pressure that must be applied to the solution to prevent net flow of water. Osmotic pressure जो है is the pressure that must applied to solution to prevent the net flow of water. छोड़ो ये समझ तो आया ना कि ऑस्मोलैरिटी है क्या। अगर हम एक पानी में नमक डाल रहे तो बहुत, एक छोटे से लोटे में नमक डाल रहे 10 चम्मच और वाटर डाल रहे 5 चम्मच, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, समझ लेना। क्योंकि वाटर कंटेंट कम है ना, उसको एक सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो मतलब एक सॉल्यूशन बनाएंगे तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अगर 10 चम्मच हम पानी डालेंगे और 5 चम्मच नमक डालेंगे तो ठीक ठाक, मतलब ऑस्मोलैरिटी जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू पहले का जो प्रोसेस था, उस मतलब पहले जो हमने किया उसके कंपैरिजन में हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है वो
इसमें जो सेकेंड वाला प्रोसेस है, जैसे कि 1 मिनट, अभी एक आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अब ये जो है, सॉरी, अब ये जो एक लोटा लिया है और दूसरा एक लोटा लिया है, उसमें वाटर लिया है हमने, ठीक है, दोनों में वाटर लिया है। तो वाटर इसमें ना हमने 2 चम्मच साल्ट डाला, ठीक है, NaCl डाला 2 चम्मच, और 1 चम्मच वाटर डाला H2O, ठीक है। तो इसकी ऑस्मोलरिटी जो है वो इसके कंपैरिजन में, इसमें क्या है, हमने 1 चम्मच H2O डाला और 2 चम्मच एक चम्मच H2O नहीं, 2 चम्मच H2O डाला और 1 चम्मच NaCl यानी कि साल्ट डाला। तो इसकी ऑस्मोलरिटी, तो ऑस्मोलरिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा ऑस्मोलरिटी होगी और इसकी कम ऑस्मोलरिटी होगी, ठीक है। वाटर कंटेंट के हिसाब से हमने देखना है बस, ठीक है। इसमें कम वाटर कंटेंट है, समझ रहे हो, इसमें कम, सॉरी, इसमें ऑस्मोलरिटी कम होगी, नहीं रिवर्स है, रिवर्स, सॉरी। सिंपल चीज़ कर देते, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमने 2 यहाँ ले लिए, एक छोटे छोटे बर्तन ले लिए, उसमें यहाँ 2 चम्मच NaCl डाला, NaCl, और यहाँ 1 चम्मच NaCl डाला, ठीक है। यहाँ 1 चम्मच वाटर डाला और यहाँ 2 चम्मच वाटर डाला, ठीक है। अब इसमें वाटर ज़्यादा है तो उसकी ऑस्मोलरिटी कम होगी, ऑस्मोलरिटी कम है। इसमें वाटर कम है तो ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, सिंपल चीज़, ठीक है। इतना आना चाहिए, अभी इतना समझा है ना, तो आना ही चाहिए ऑस्मोलरिटी क्या है, तो ठीक है। अब अगर नहीं आता है ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब वो जो ऑस्मोलरिटी है वो काम भी क्या, उसको कंट्रोल करने का काम भी किडनी करती है। मतलब किडनी कितना बड़ा काम करती है, किडनी रिटेन सोडियम इफ़ द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीजेस। मतलब वो क्या कर रही है किडनी, वाटर डिक्रीजेस, अगर वाटर कम है तो रिटेन सोडियम इफ़ द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीजेस एंड एलिमिनेट सोडियम को छोड़ देती है और सोडियम को रिटेन करती है। पहले में सोडियम को रिटेन करेगी, दूसरे में सोडियम को एलिमिनेट करेंगी, क्योंकि ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो गई। अब अगर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो गई, अगर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो रही है सेकेंड केस में, तो होगा क्या कि वाटर कंटेंट है, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब वाटर कंटेंट कम होगा। वाटर कंटेंट कम है तो फिर सोडियम की क्या ज़रूरत है, उससे बस मेंटेन करना है किसी भी चीज़ों को मेंटेन करना, उसे मतलब किडनी को बस मेंटेन करना है। अगर कम है तो उसे उसमें भी ठीक ठाक काम करना है उसमें, अगर ज़्यादा है तो उसमें भी उसे ठीक ठाक काम करना है। तो किडनी क्या करेगी, अगर ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीज है, किडनी रिटेन सोडियम इफ़ रिटेन मतलब वो रखेगी सोडियम को, बॉडी वाटर कम है तो, क्योंकि उसे ऑस्मोलरिटी नॉर्मल रखनी है। कॉन्सेंट्रेशन, सिंपली ऑस्मोलरिटी का रिलेशन हम कॉन्सेंट्रेशन से कर सकते हैं। तो एलिमिनेट सोडियम व्हेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीजेस। अब जो एलिमिनेट सोडियम, अब जो हमारे ऑस्मोलरिटी इंक्रीज है तो क्यों उसे और ज़्यादा बढ़ाएगी, सोडियम को डाल के क्यों बढ़ाएगी ऑस्मोलरिटी,
उसे जितना है उतना ही रखेगी ना, क्यों? तो यही है सिंपल चीज़, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। अब ये तीसरा है फंक्शन। पहला फंक्शन हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, देन एसिड बेस बैलेंस। अब एसिड बेस बैलेंस में एसिड और बेस का जो यूनिट है वो पीएच है। द पीएच ऑफ द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड शुड बी मेंटेन विद इन नैरो रेंज फॉर हेल्दी लिविंग। अब जो पीएच ऑफ द blood and body fluid should be maintained within narrow range for healthy living. pH of blood and body fluid should be maintained within narrow range for a healthy living. It is achieved by the function of kidneys. एक क्या बोल रहा है, pH ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड में कौन से अलग अलग फ्लूइड आएंगे, बॉडी के जो भी फ्लूइड है उस और ब्लड भी, उसका जो पीएच होता है उसके अंदर जो एसिड या फिर बेस होगा उससे वो मतलब पीएच जो है वो एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बेसिक भी नहीं होना चाहिए। तो उसे मेंटेन करने के लिए नॉर्मली मेंटेन करने के लिए विथ नैरो रेंज फॉर हेल्दी लिविंग इट अचीव्ड बाय द फंक्शन ऑफ किडनी। तो उसमें भी किडनी का बहुत बड़ा रोल है। बट किडनी क्या क्या कर रही है ज़िंदगी में, सब कुछ किडनी ने ही ले रखा है उस ठेका। मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट भी निकाले, उसका पीएच भी मेंटेन करे और वो ऑस्मोलैरिटी भी वो देखे, सब कुछ वही तो कर रही है। बॉडी इज़ अंडर कांस्टेंट ट्रीट to develop acidosis. Body is under constant treat to develop acidosis because of production of lot of acid during metabolic activity. अब जब metabolic activities हो रही है तो acid बनता है, lot of acid during because of production of lot of acid बनता है जब metabolic activities होती है। तो बॉडी इज़ अंडर कॉन्स्टेंट ट्रीट टू डेवलप एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्या है हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। आराम से करेंगे, सिंपल चीज़ों को आराम से, मतलब बहुत बड़े चीज़ों को भी सिंपल तरीके से आराम से पढ़ेंगे। अब एसिडोसिस क्या होता है ना, हम पहले देख लेते हैं। बिल्डअप ऑफ एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम, उसे एसिडोसिस कहेंगे। मतलब हमारे ब्लड में एसिड आ रहा है, बिल्डअप ऑफ एसिड इन ब्लड स्ट्रीम। उसे सिंपली हम एसिडोसिस कहेंगे। तो एक ये देख लेते हैं सिम्टम ऑफ एसिडोसिस। सेंट्रल हेडेक, स्लीपीनेस, confusion, loss of consciousness, respiratory shortness of breath, cough, heart arrhythmia, increased heart rate, gastric nausea, vomiting, intestinal diarrhea, muscular। अभी बहुत सारा ये एसिडोसिस सिंपली हम हमारे काम का जितना है उतना देख लेते हैं। Blood and body fluid should be maintained within the narrow range for the healthy living. It is achieved by the function of kidney. Okay, body is under constant treat to develop acidosis because of production of lot of acid during the metabolic activities. However, it is prevented by kidney. किडनी से प्रिवेंट कर सकते हैं हम वो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। लंग्स एंड ब्लड बफर्स विच एलिमिनेट दिस एसिड। अब जो एसिड बनता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू वो एसिडोसिस
उसे कहते हैं, तो उससे डेवलप एसिडोसिस बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ लॉट ऑफ एसिड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हावेवर इट प्रिवेंट बाय किडनी। तो वो एसिडोसिस भी प्रिवेंट होता है, किडनी करती है उसे प्रिवेंट, लंग्स भी करता है एंड ब्लड बफर्स भी करते हैं, विच एलिमिनेट दिस एसिड अमोंग, विच एलिमिनेट, अब जो एसिड एक्स्ट्रा एसिड हो रहा है उसे एलिमिनेट करने का काम ये सारे लोग कर रहे हैं, ब्लड बफर्स भी कर रहा है, लंग्स भी कर रहा है, किडनी भी कर रहा है। among these organs किडनी प्ले मेजर रोल इन प्रिवेंटिंग एसिडोसिस। उसमें से लंग्स में से या फिर ब्लड बफर्स में से भी सबसे ज़्यादा काम करने वाला, मेजर रोल करने वाला प्रिवेंट एसिडोसिस में, मतलब एसिडोसिस प्रिवेंट करने वाला मेन मतलब ऑर्गन एक ही है, वो है किडनी। In fact, the kidney are the only organ which are the capable of eliminating certain metabolic activity. Eliminating certain metabolic activities, certain metabolic acid like sulfuric acid and phosphoric acid, which are capable of eliminating certain metabolic acid, which are capable। किडनी एक इनफैक्ट वो बोल रही है किडनी एक ऐसी ओनली ऑर्गन, एक ही ऑर्गन ऐसा है जो कैपेबल है इलिमिनेट द सर्टेन मेटाबॉलिक एसिड्स। मेटाबॉलिक एसिड्स है कौन से, सल्फ्रिक एंड फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक अकेला ही है ना, ओनली ऑर्गन है जो कि सल्फ्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड को निकाल सकता है, एलिमिनेट कर सकता है। सल्फ्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। अब सल्फ्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड के बारे में हम जानेंगे कि है क्या, क्योंकि हमें समझ के लेना है, हमें पढ़ना है, मतलब क्या है कि रट्टा नहीं मारना है किसी भी चीज़ का। अब सल्फ्रिक एसिड क्या है, वो क्या काम करता है, कैसा होता है। सल्फ्रिक एसिड H2SO4 सल्फ्रिक एसिड होता है। तो क्या होता है हम देखेंगे, थोड़े जानेंगे उसके बारे में। सल्फ्रिक एसिड केमिकल कंपाउंड है H2SO4, H2 दो हाइड्रोजन है, SO4, ओके। इट इज कलरलेस, odorless एंड विस्कस लिक्विड दैट इज मिसाइबल विथ वाटर। फॉर्मूला है IUPAC सल्फ्रिक एसिड है। यूज़ कहाँ होता है, विच मेन यूज इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इट इज़ यूज बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज इट कंप्लीट आयोनाइज और डिसोसिएट टू फॉर्म द SO। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। एसिड सेफ टू स्किन। सल्फ्रिक एसिड इज हाईली corrosive chemical that is potentially explosive in the concentrated form। अगर वो कॉन्सेंट्रेट हो गया ना सल्फ्रिक एसिड तो हाईली corrosive है, वो एक्सप्लोजिव हो सकता है अगर वो कॉन्सेंट्रेट है फॉर्म। इट कैन कॉज सीवियर स्किन बर्न, कैन इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एंड कॉज डिफिकल्टीज ब्रीदिंग इन इनहेल्ड। अगर सांस लेते हो तो डिफ़िकल्टी होती है थ्रोट में एंड नोज़ में। कैन बर्न द आई, आँखों को तक उससे बहुत खतरा है। पॉसिबली कॉजिंग ब्लाइंडनेस भी हो सकता है उससे, मतलब आँखें अंधे भी हो सकते हैं हम। कैन बर्न होल्स इन द स्टमक इफ़ स्वॉलोड। अगर खाते हो तो उससे अपने अंदर की जो होल होते हैं, छोटे छोटे होल्स जो होते हैं स्टमक के अंदर, उसमें बर्निंग शुरू होती है, वो जला डालता है वो होल्स को अगर पी लिया उसको तो। अब यूजेस ऑफ सल्फ्रिक एसिड, pH कितना है देख लेते हैं उसका। pH कितना है, वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन। हाउएवर अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ 1 mmol 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atmospheric pressure, the pH value of sulfuric acid is 2 सल्फ्रिक एसिड की अगर है तो समझ लेना कितना कॉन्सेंट्रेटेड है वो, बहुत कॉन्सेंट्रेशन है उसका सल्फ्रिक एसिड का। और बाद में कौन सा है,
हमने दे दिया फॉस्फोरिक एसिड। वो क्यों, वेस्ट्रे है ना हमारे अंदर, वो एलिमिनेट करने का काम किडनी कर रही है, ओनली वन ऑर्गन है वो। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया उसके बारे में, ऐसा लग रहा है मुझे। फॉस्फोरिक एसिड वो याद तो रहेगा अभी, सल्फरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो बस अकेले किडनी ही उसे निकाल सकती है, इतना बस। ये किधर आ गया हम, हाँ ठीक है। Hemopoietic function, kidney stimulate the production of erythrocyte by secreting erythropoietin. Kidney stimulate the production of erythrocyte। अब भी देखो ये स्टिमुलेट इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं पता है तुम्हें? इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो उसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट करने के लिए बाय सिक्रेटिंग द इरिथ्रोपोएटिन। अब इरिथ्रोपोएटिन नाम का जो सब्सटेंस हम देखते हैं वो सिक्रीट करता है कौन? किडनी, टू इंक्रीज और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट। हीमोपोएटिक फंक्शन है ये। फर्स्ट हीमोपोएटिक फंक्शन हमने क्या देखा? रोल इन होम्योस्टैसिस। अब हीमोपोएटिक फंक्शन देखेंगे। होम्योपोएटिक नहीं, होम्योस्टैसिस एंड हीमोपोएटिक। अब हीमोपोएटिक फंक्शन जो है वो अगर है तो किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ यूरेथ्रोसाइट बाय द सीक्रेट, सॉरी एक सेकेंड, ये माइक ना ठीक से लगता नहीं है। हाँ अभी लगा है, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, hemopoietic function, kidney stimulate the production of erythrocyte by secreting erythropoietin। सिंपल, erythropoietin हो गया। erythropoietin is the important stimulating factor for erythropoiesis। erythropoietin is the important stimulating factor for erythropoiesis। erythropoiesis मतलब erythrocyte को मतलब प्रोड्यूस करने का काम जो है, उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है कौन? इरिथ्रोपोएटिन। वो कौन सिक्रेट करती है? किडनी, ठीक है। किडनी अल्सो सिक्रेट अनदर फैक्टर कॉल्ड थ्रोम्बोपोएटिन। अब ये थ्रोम्बोपोएटिन जो है ये भी किडनी सिक्रेट कर रही है, इरिथ्रोपोएटिन जो है वो भी किडनी सिक्रेट कर रही है, तो वो दोनों सिक्रेट कर रहे हैं विच स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो थ्रोम्बोसाइट को सिक्रेट, मतलब थ्रोम्बोपोएटिन अगर किडनी सिक्रेट कर रही है तो थ्रोम्बोसाइट को उसका प्रोडक्शन, थ्रोम्बोसाइट्स का प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोपोएसिस भी बोल सकते हैं। अब एंडोक्राइन फंक्शन, अब एंडोक्राइन फंक्शन में क्या देखेंगे? किडनी सिक्रेट many hormonal substances in the addition to erythropoietin and thrombopoietin। erythropoietin, kidney secrete many hormonal substances in addition to erythropoietin and thrombopoietin। अभी हमने ऊपर देखा erythropoietin and thrombopoietin, ठीक है। अब उसके साथ वो हार्मोनल सब्सटेंस भी सिक्रीट करती है, ठीक है। वो चैप्टर 72 में मिलेगा हम लोगों को, इतना डीप नहीं जाना है। हार्मोन सिक्रीट बाय किडनी। अब कौन से सिक्रीट कर रही है किडनी हार्मोन्स? उस इरिथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन के साथ। वो तो पहले वो हार्मोन ही है, इरिथ्रोपोएटिन एंड थ्रोम्बोपोएटिन। उसके साथ रेनिन, देन 125 डाईहाइड्रो ऑक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सीट्रायल,
कैल्सिट्रॉयल भी बोल सकते हैं, या फिर 1,2,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल भी बोल सकते हैं। कैल्सिट्रायोल। प्रोस्टाग्लैंडिन तो इरिथ्रोपोएटिन का काम हमें पता है, थ्रोम्बोपोएटिन का काम हमें पता है, रेनिन का काम नहीं पता है, और कैल्सिट्रायोल का काम नहीं पता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम नहीं पता है। वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें आराम आराम से समझ के करना है सब कुछ, भले टाइम लग जाए कोई बात नहीं। आप मैं तो आराम से पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये स्लो लग रहा है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, बाकी आपका विचार। ऐसे तो हमें सब कुछ आराम से करने की आदत पड़ चुकी है, तो हम आराम से ही करेंगे। बस 2 मिनट में ये वीडियो 2 मिनट का ये वीडियो देख लो, सब कुछ आ जाएगा। नहीं भाई, मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ। तो रेनिन क्या है, पहले हम प्रोस्टाग्लैंडिन का देखेंगे। कॉपी करता हूँ मैं इसे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग याद रहेगी नहीं, पता नहीं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, आर ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव लिपिड कंपाउंड। अब ये लिपिड कंपाउंड है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड कंपाउंड है कॉल्ड, वो छोड़ दो वो मुझे भी इतना डीप नहीं जाना है, बस उसका यूज़ क्या है। व्हाट इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन ए कहीं तो सुना है मैंने, प्रोस्टाग्लैंडिन ए, प्रोस्टाग्लैंडिन बी, ऐसा कुछ या कुछ अलग था पता नहीं, बट ठीक है। व्हाट इट डू, प्रोस्टाग्लैंडिन कैन एक्टिवेट और इनहिबिट प्रिवेंट प्लेटलेट बिल्डअप फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। वो एक्टिवेट कर सकता है या फिर इनहिबिट कर सकता है प्लेटलेट बिल्डअप फॉर ब्लड क्लॉट formation, cause vasodilation, widening of blood vessel or vasoconstriction, narrowing of blood vessels, causes bronchoconstriction, the narrowing of ear passageway, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ब्रोंकाइज वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है, या फिर ब्रोंको डाइल्यूट करता है, वाइडिंग ऑफ ईयर पैसेजवेज। प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब वो प्लेटलेट्स को वो कर रहा है, वो कुछ तो प्लेटलेट बिल्डअप फॉर ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन के लिए हो रहा है वो। उसका फंक्शन देख लेते हैं। Prostaglandins have a role in the natural physiology of your body in addition to their role defense and repair. For example, prostaglandins are responsible for urine contraction during micturition. This contraction help release the urine lining endometrium from your uterus, thus producing a period. आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहा है क्योंकि मैं छत पे खड़ा हूँ और सामने से बड़ा सा प्लेन जा रहा है। छोड़, आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा इग्नोर करो। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर हम थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन कंसंट्रेट कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है यूरिन लाइनिंग में एंडोमेट्रियम की फ्रॉम द यूटेरस, दस प्रोड्यूसिंग अ पीरियड।
Okay, so synthesize defense and repair. In addition to their defense and here, okay, छोटा छोटा. What is the main function of prostaglandin? Prostaglandins are a group of lipid made at site of tissue damage or infection that are involved in a dealing with injury and illness. प्रोस्टाग्लैंडिन आर अ ग्रुप ऑफ लिपिड. अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो ग्रुप ऑफ लिपिड है, वो एक ग्रुप ऑफ लिपिड मेड एट साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, मेड एट साइट्स ऑफ टिश्यू डैमेज. वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो टिश्यू डैमेज के साइट के वहाँ अगर कहीं लगा है वहाँ वो ग्रुप ऑफ लिपिड बन जाता है वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन. इन्फेक्शन और इन्फेक्शन में टिश्यू डैमेज हो रहा है या फिर इन्फेक्शन हो रहा है उधर वो प्रोस्टाग्लैंडिन आर ग्रुप ऑफ लिपिड मेड एट साइट वहाँ बन जाता है वो. that are involved in a healing with injury and illness, that are involved in a dealing with injury and illness, that control the process such as inflammation, blood flow. वो इन्फ्लेमेशन कितना होना चाहिए वहाँ वो कंट्रोल कर रहा है. ब्लड फ्लो कितना होना चाहिए क्योंकि कॉन्सेंट्रेट भी कर रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर रहा है, वैसो डायलेशन भी कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कर रहा है. वो कर रहा है, वो ब्लड फ्लो का भी कंट्रोल कर रहा है. वो ब्लड फ्लो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए. द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड इंडक्शन ऑफ लेबर. ब्लड क्लॉट भी कर रहा है अगर इंजरी है, इन्फेक्शन हो ना हो, इसीलिए है कि नहीं. तो वो भी है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी है, वैसो डायलेटर भी है. मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज कैसे होता है वो देखते हैं अभी. सिंथेसाइज प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे होता है. प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज इज इनहेल्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स. अगर हम इनिशिएट बाय द इंट्रैक्शन, सिंथेसाइज इज इनिशिएटेड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स. ब्राडिकाइनिन, एंजियोटेंसिन, angiotensin 2, thrombin with their cognate cell surface receptors. Hormonal stimulations result in the activation of one or more cellular lipases. What is the prostaglandin and its function? Synthesis is inhibited. अभी कैसे उसका सिंथेसाइज कम कैसे होता है. What happen when prostaglandin synthesis is inhibited? Inhibition of prostaglandin synthesis by these drugs accounts for many of their major toxic effect, including gastritis, which is most common side effect. क्या बोल रहा है. Inhibition of prostaglandin synthesis, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज का इनहिबिशन हो रहा है बाय दिस ड्रग्स अकाउंट फॉर मेनी ऑफ मेजर टॉक्सिक इफेक्ट इंक्लूडिंग गैस्ट्राइटिस होता है अगर उसका सिंथेसिस कम हो गया तो, विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट. परसेप्शन और एग्रेवेशन ऑफ रीनल फेलियर, फ्लूइड रिटेंशन, हाइपर कैलमिया, एंटीप्लेटलेट effect within hemorrhagic phenomena and aggravation of asthma. अब तो समझ में आना चाहिए कि किडनी प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करती है भाई, इरिथ्रोपोएटिन सिक्रेट करती है. प्रोस्टाग्लैंडिन काम क्या करता है. प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वो स्टिमुलेट करता है कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए, वैसो डायलेशन के लिए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए, या फिर किसी भी इंजरी हो रही है तो वहाँ वो प्रेजेंट होगा और वहाँ वो अपने कर्तव्य दिखाएगा. वो स्टिमुलेट होता है जब वहाँ थ्रोम्बिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का वो थोड़ा सा एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो देख लेंगे बाद में. बट किडनी वो सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेटर बात है किडनी प्रोस्टाग्लैंडिन. ये अभी वो भूलना ही नहीं अभी. इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन
प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वैसोडाइलेशन, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ओके, कितने बजे? 8-10 है, टाइम है अभी तक।